अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दीन इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। डॉक्टर एलिस पिसानी ये जब भी फारिग होती हैं अपनी लैब में जाती हैं, वर्चुअल रियलिटी के ग्लासेस उठाती हैं और अपनी आंखों पर लगाती हैं। इन हेडसेट्स के ज़रिए यूनिवर्स का मुशाहिदा करना शुरू कर देती हैं। जी हाँ, मैं आपको लेकर चलता हूँ ऑगमेंटेड सॉफ्टवेयर की तरफ, जो कि इन्होंने खुद बनाया है और ये इस सॉफ्टवेयर के ज़रिए यूनिवर्स में घूमती फिरती हैं। इन्हें हर जगह पर गैलेक्सीज नज़र आती हैं, गैलेक्सीज में स्टार्स नज़र आते हैं, सोलर सिस्टम्स नज़र आते हैं, ब्लैक होल्स नज़र आते हैं। लेकिन घूमते घूमते ये एक ऐसी जगह पर पहुंचती हैं जहां कुछ भी मौजूद नहीं है, जहां से हमें रोशनी नज़र नहीं आ रही, रोशनी की किरणें हम तक पहुंच नहीं रही। यहाँ पर ना तो गैलेक्सीज हैं और ना ही स्टार्स। इन इलाकों को वॉइड्स कहा जाता है, यानी ऐसे इलाके जहाँ कुछ भी नहीं है। डॉक्टर साहबा यहाँ पर जाकर बहुत ज़्यादा फैसिनेट होती हैं, बहुत ज़्यादा उन्हें दिलचस्पी है इन इलाकों में, क्योंकि वो जानना चाहती हैं कि ये इलाके कैसे बनते हैं। मैं आपको यहाँ पर ये बताता चलूँ कि एलिस पिसानी एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट है और इनका काम यह है कि ये कंप्यूटेशंस करती हैं, ये डाटा कलेक्ट करती हैं और उसमें डिफरेंट किस्म के पैटर्न्स फाइंड आउट करती हैं और कंप्यूटेशनल एस्ट्रोफिजिसिस्ट हैं। इन्होंने अपने ही एक स्टूडेंट से इस सिमुलेशन को बनवाया है। इस स्टूडेंट का नाम है बोनी यू वैंग, जिन्होंने इस सिमुलेशन को बनाया है। ऑगमेंटेड रियलिटी मॉडल है यूनिवर्स का। इन दोनों का आमना सामना हुआ कूपर यूनियन ऑफ एडवांसमेंट ऑफ साइंस एंड आर्ट न्यूयॉर्क सिटी में, और फिर पिसानी ने दावत दी वैंग को कि आप आइए और मेरे लिए ये सिमुलेशंस बनाइए, मैं आपको डाटा प्रोवाइड करती हूँ। इनके पास डाटा बहुत ज़्यादा था। इन्होंने 100 मिलियन लाइट ईयर का डाटा वैंग को प्रोवाइड किया। यानी आप यहाँ पर खड़े हैं तो 100 मिलियन ईयर्स तक जो रोशनी सफ़र करेगी, अब आप उसको गोलदारे में लें, पूरा गोलदारे में लें, क्योंकि ये मैंने आपको रेडियस बताया। इसके अंदर जितनी भी गैलेक्सीज होंगी उनका डाटा इन्होंने प्रोवाइड किया ताकि हम एक ऑगमेंटेड सॉफ्टवेयर बना सकें। मैं आपको ये बताता चलूं कि ये ऑगमेंटेड सॉफ्टवेयर हमें वॉइड्स के बारे में फ़िलहाल बहुत कम इंफॉर्मेशन दे रहा है, लेकिन वॉइड्स 1980 तक हम ये समझते रहे कि इनके अंदर कुछ मौजूद है, ये बिल्कुल खाली है और यहाँ पर किसी किस्म का विजिबल मैटर हमें नज़र नहीं आता। यहाँ पर किसी किस्म की गैलेक्सीज नहीं है, यहाँ पर किसी किस्म के सोलर सिस्टम्स नहीं हैं। लेकिन आज हम ये जानते हैं कि इनके अंदर गैलेक्सीज मौजूद होती हैं, इनके अंदर सोलर सिस्टम्स भी होते हैं, लेकिन वो इतने कम होते हैं कि ये हमें दूर से देखने में बिल्कुल डिफरेंट नज़र आते हैं। वर्ड्स में हमारी दिलचस्पी इसलिए भी बढ़ती गई क्योंकि हमें ये लगता है कि शायद इन जगहों से हमें कुछ नई चीज़ों के बारे में बहुत से दिलचस्प क्लूज मिल सकते हैं। मसलन मैं बात कर रहा हूँ डार्क मैटर की। हमारी कायनात का सिर्फ 5% विजिबल मैटर से बना हुआ है, यानी वो चीज़ें जो हमें नज़र आती हैं, सूरज, चांद, सितारे, स्यारे और ब्लैक होल्स। लेकिन 27% हिस्सा एक ऐसे मैटर से बना है जिसे हम देख नहीं सकते, जिसे हम जांच नहीं सकते, जिसके साथ किसी भी किस्म का मैटर इंटरेक्ट नहीं कर सकता। इसे डार्क मैटर कहते हैं। और 67% डार्क एनर्जी है। हमारी दिलचस्पी इन वॉइड्स में डार्क मैटर की वजह से है, क्योंकि हमें यह लगता है कि शायद ये हमें डार्क मैटर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ मालूमात दे सकते हैं। मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ स्टैंडर्ड पार्टिकल मॉडल में। स्टैंडर्ड पार्टिकल मॉडल फिज़िक्स का एक ऐसा मॉडल है जो कि हमें बताता है कि हमारी कायनात किन पार्टिकल से, सब एटॉमिक पार्टिकल से, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी है। इनमें सबसे अहम पार्टिकल्स जो इस वीडियो के लिहाज से बहुत अहम है, उन्हें न्यूट्रिनोज कहा जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं तो आपको नज़र आ रहा है कि आप पार्टिकल्स भी देख सकते हैं, क्वार्क्स आपको नज़र आ रहे हैं, आपको लेप्टॉन्स नज़र आ रहे हैं, लेकिन साथ साथ इन पार्टिकल के इंटरेक्शन की वजह से जो फोर्सेस प्रोड्यूस होती हैं
आपको वो फोर्सेस भी नज़र आ रही हैं और साथ आपको हिग्स बोसॉन भी यहाँ पर मिल रहा है। लेकिन अगर हम सबसे निचली रो में आ जाएं तो आपको यहाँ पर लेप्टॉन्स मिलेंगे और इन लेप्टॉन्स में आपको न्यूट्रिनोस मिलेंगे। 3 किस्म के न्यूट्रिनोस यहाँ पर दर्ज हैं, इलेक्ट्रॉन, मुऑन और टॉ। न्यूट्रिनोस को घोस्ट पार्टिकल्स भी कहा जाता है, यानी भूत भी कहा जाता है, और उसकी वजह यह है कि ये तकरीबन मिलियंस, लाखों में मेरे जिस्म से भी गुजर रहे हैं, आपके जिस्म से भी गुजर रहे हैं बहुत थोड़े टाइम में, लेकिन ये मैटर के साथ इंटरेक्ट नहीं करते। इनकी स्पीड रोशनी के स्पीड के करीब करीब है, लेकिन क्योंकि ये न्यूट्रल हैं और मैटर के साथ इंटरेक्ट नहीं करते, इसलिए हमें मालूम नहीं होता। न्यूट्रिनोस पैदा होते हैं स्टार से। स्टार के फ्यूजन रिएक्शन से न्यूट्रिनोस पैदा होते हैं, और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि तकरीबन स्पीड ऑफ लाइट के पास पास ट्रैवल करते हैं। हम जब इस वर्ड की बात करते हैं तो ना सिर्फ हमें ये अंदाज़ा होता है कि हमें न्यूट्रिनोस के बारे में इस वर्ड से कुछ इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, जो कि हम आगे भी डिस्कस करेंगे अगली वीडियोज़ में इसी सीरीज़ की। साथ साथ ये वर्ड्स जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो कि आइंस्टाइन ने दी, उसे भी सच साबित कर सकती है। अब जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को छोटे पैमाने पे तो हमने देखा है कि वो होल्ड करती है, वो हमें नज़र आती है कि हर जगह पर मौजूद है और एक्सपेरिमेंटली हम उसे प्रूव कर सकते हैं। लेकिन इतने बड़े हिस्से पर जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को प्रूव करना, इसमें साइंसदानों की बहुत ज़्यादा दिलचस्पी है, क्योंकि स्पेस टाइम जो चादर है उसमें मैटर ना होने की वजह से रोशनी का बिहेवियर डिफरेंट है। यह बिहेवियर किसी भी लॉ से हटकर नहीं है, लेकिन जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जिस किस्म का बिहेवियर हमें बताती है, क्या रोशनी वैसे ही बिहेव करती है, इस चीज़ में भी साइंसदानों को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। मैं आपको ये भी बता दूं कि वर्ड्स की डिस्कवरी 1970 की दिहाई में हुई, और उस वक्त बहुत ज़्यादा शौक लगा साइंसदानों को, क्योंकि साइंसदान ये समझते थे कि कायनात हर जगह पर ऐसी है जैसे कि हम करीब करीब देख रहे हैं। और जब साइंसदानों ने कायनात को एक्सप्लोर करते करते उनका वास्ता पहले वॉइड से पड़ा तो वो एकदम हिल गए, क्योंकि अब तो कायनात होमोजीनियस नहीं रही। उन्हें लगा कि ये तो एक बहुत बड़ा गड्ढा पड़ गया है उनकी सोच में, क्योंकि वो तो ये समझते थे कि जिस तरीके से हमें हर जगह गैलेक्सी, स्टार्स और चमकती हुई चीज़ें कायनात में नज़र आती हैं, कायनात में कोई ऐसा इलाका है ही नहीं जो कि इससे मुख्तलिफ हो। यही चीज़ हमें कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन भी बताती है। ये वो रोशनी है जब कायनात बनी उस वक्त, उस धमाके के फ़ौरन बाद ये रोशनी पैदा हुई। तकरीबन 3,80,000 साल बाद ये रोशनी पैदा हुई बिग बैंग के, और आज तक ये रोशनी ट्रेवल करते हुए हम तक पहुंच रही है। लेकिन अब ये रोशनी विजिबल रेंज में नहीं है, क्योंकि जब ये रोशनी पैदा हुई तकरीबन 14 बिलियन साल से कुछ वक्त पहले, तो हमारे पास ये रोशनी बहुत सी इंफॉर्मेशन लेके आ रही है, लेकिन कायनात आहिस्ता आहिस्ता फैलती जा रही है, और जब रोशनी की वेव कायनात में से होती हुई हम तक पहुंच रही है, स्पेस टाइम फैल रहा है, तो वो भी आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रेच होती जा रही है। अब उसके साइकिल बड़े होते जा रहे हैं, उसकी वेवलेंथ बड़ी होती जा रही है, और वो विजिबल लाइट में नहीं रहती। जब हम इस रोशनी की वेव्स को, जो कि अब माइक्रोवेव में आ चुकी हैं, विजिबल लाइट से मूव हुए, पहले स्ट्रेच हुई, इंफ्रारेड में गई, फिर और स्ट्रेच हुई और माइक्रोवेव में आ गई, क्योंकि ये बहुत दूर से हमारे पास आ रही है, तकरीबन 14 बिलियन साल के करीब दूरी से हमारे पास आ रही हैं। तो अब ये माइक्रोवेव बैंड में जा चुकी हैं, और जब इनको हम देखते हैं तो हमारे पास एक प्लॉट आता है। हमारे स्पेस स्टेशंस ने और स्पेस क्राफ्ट्स ने पूरा का पूरा मैप बनाया है, और उस मैप में हमें जब CMBs नज़र आती हैं तो वो बिल्कुल होमोजीनियस नज़र आती हैं। हमें कोई ऐसी जगह नज़र नहीं आती जहाँ पर कुछ नहीं है। वर्ड हमें यहाँ पर उस तरीके से नज़र नहीं आते, तो हमें तो ये लगता है कि पूरी कायनात होमोजीनियस है, और यही चीज़ हमारे लॉज भी हमें बता रहे हैं।
फिर ऐसा क्या है कि हमें अचानक एक बहुत बड़ा ऐसा हिस्सा मिल गया जिसके अंदर कुछ भी मौजूद नहीं है, जो कि बहुत डिफरेंट है बाकी कायनात से, जहाँ गैलेक्सीज़ की डेंसिटी वो है ही नहीं जो कि हमें आम कायनात में मिलती हैं। वॉइड्स बहुत बड़ा सवाल खड़ा करते हैं हमारी थेरीज पर, लेकिन इन सवालों के जवाबात हम अगली वीडियोस में तलाश करने की कोशिश करेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस सीरीज़ की पहली वीडियो है, आगे और वीडियोस आएंगे। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस फिल्म को दूसरों तक पहुंचा दीजिए।